हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। हमने जहाँ पिछले लेक्चर में खत्म किया था, हम पढ़ रहे थे सेल और बैटरी के बारे में। हमने देखा कि दैट सेल इज अ स्टोरेज यूनिट फॉर एनर्जी विच स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी, एंड व्हेन यूज्ड द केमिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड वी कैन यूज इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज वी यूज इन टॉर्च and by connecting the cell, and a series of cells connected together to increase the power output is called a battery। तो अब बैटरी भी हमने देख ली थी। अब हम एक बार देखने की कोशिश करते हैं, देखो करंट फ्लो क्या होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट चीज क्या होती है। तो उसके बारे में हमने थोड़ी सी बात की थी। दैट ऐसा देखा था ना हमने कि करंट कब होगा भाई, जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है और ये नेगेटिव चार्ज स्फीयर है और इसको मैं एक मेटेलिक वायर से कनेक्ट कर देता हूं, तो क्या होगा भाई, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे। और न्यूट्रलाइजेशन कैसे होगा, हाउ द न्यूट्रलाइजेशन विल हैपन, दैट व्हेन द नेगेटिव चार्जेस विल फ्लो बिकॉज ओनली इलेक्ट्रॉन फ्लोज इन अ सर्किट। एक सर्किट में क्या बस इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है ना और कुछ थोड़ा फ्लो करता है एक सर्किट में। एक सर्किट में भैया बस इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाता है, कर गया तो इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो कर देंगे, इसको न्यूट्रल करने की कोशिश करेंगे। और जब तक चार्जेस बैलेंस नहीं होते इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे ना, तो तब क्या बोलूंगा मैं, करंट फ्लो हो जाता है। बट ये चीज जो है, ये जो चार्ज स्फीयर्स वगैरह हम यूज करते हैं, इसको हम ज्यादा देर तक यूज नहीं कर सकते, इसलिए हमने सेल्स बनाए, वो अलग बात है। पर हम देख रहे हैं कि अब इलेक्ट्रिक करंट किस तरह से काम करता है। तो अब देखो काम बेसिक सा क्या है, electrons will flow to positive side from the negative side. So if this is the negative side and this is the positive side, समझे, if this is the negative side and this is the positive side, electrons will flow to the positive side from the negative side, or via the negative side they will flow to the positive side। तो यही हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं फ्रॉम नेगेटिव साइड टू द पॉजिटिव साइड, और यहाँ के इलेक्ट्रॉन जो है इस तरह से ही फ्लो करेंगे ना। क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर ये लो पोटेंशियल वाला हिस्सा है नेगेटिव चार्ज वाला और ये हायर पोटेंशियल हिस्सा है ये चार्ज वाला, तो इलेक्ट्रॉन्स किधर से फ्लो कर रहे हैं, फ्रॉम लो पोटेंशियल और द नेगेटिव टर्मिनल टू द हायर पोटेंशियल और द पॉजिटिव टर्मिनल। बट यहाँ पे होता क्या है ना, फिर इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, और प्रोटॉन का भी चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। बट होता क्या एक्चुअली में, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट चार्जेस होते हैं, तभी तो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो इफ दे बोथ आर इलेक्ट्रिकली, इफ द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल दे हैव टू बी ऑपोजिट, और इफ इलेक्ट्रॉन इज टेकन एज द नेगेटिव चार्ज देन द प्रोटॉन हैज टू बी टेकन एज द पॉजिटिव चार्ज। यही करता हूं ना मैं, तो हर बार मुझे माइनस लगाना पड़ेगा, मेरी सारी कैलकुलेशंस में कहीं ना कहीं माइनस आ जाएगा, जिससे कि मुझे दिक्कत आएगी। तो उन कैलकुलेशंस को इजी रखने के लिए और कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट को थोड़ा आसानी से समझने के लिए हम जो लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है, अगर ये क्लॉकवाइज है तो करंट का डायरेक्शन, सॉरी ये तो एंटी क्लॉकवाइज है, करंट का डायरेक्शन यहाँ पे क्या ले रहे हैं हम, क्लॉकवाइज। क्या ले रहे हैं भाई, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ करंट। यहां पे क्या आ गया, मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट किस तरह से लेंगे हम, हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक। अब एक चीज देखो कि बैटरी का जो सिंबल है हम इस तरह से यूज करते हैं, बैटरी का सिंबल, और ये जो बड़ी स्टिक होती है, ऑल्टरनेटिंग बिगर एंड स्मॉलर स्टिक्स को बनाते हैं, सिंबल इसी तरह का है। तो बड़ी स्टिक होती है जो पॉजिटिव बताती है और छोटी स्टिक होती है जो नेगेटिव बताती है। समझ में आई, ये सिंबल है, स्टैंडर्ड सिंबल है, थोड़ा सा इसको याद करना पड़ेगा। तो करंट किधर फ्लो होना चाहिए भाई, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि बड़ी स्टिक से छोटी स्टिक तक करंट फ्लो कर जाएगा ना। उसी तरह से ये काम हो जाएगा। आगे देखते हैं, तो यहां तक सबको समझ आ गया ना, दैट इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल
and we will take the conventional direction of current as the opposite direction of the flow of electrons, that is if they flow in the clockwise direction, anti-clockwise, if electrons flow in the anti-clockwise direction we will take the direction of current in the clockwise direction। ठीक है, आगे समझ में बात। चलो आगे देखते हैं कि करंट की यार यूनिट क्या होती है। यूनिट की जैसे हम बात करते हैं तो करंट को डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज किस फॉर्म में फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो उसको ऐसे समझो, करंट को हम डिनोट करते हैं आई से। करंट को हम कैसे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं ना। करंट को हम आई से डिनोट कर रहे हैं और फिर आई यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, तो चार्ज अगर क्यू फ्लो कर रहा है तो रेट के लिए क्या करता है, हम जनरली टाइम से डिवाइड कर देते हैं, बिकॉज वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ कवरिंग डिस्प्लेसमेंट, स्पीड क्या है, रेट ऑफ कवरिंग डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यही चीजें होती है ना। तो रेट के लिए हमेशा क्या कर रहे हैं, हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं जनरली। तो यहाँ भी बेसिकली काम वही कर रहे हैं। और मैंने ये देखा था कि टोटल चार्ज क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास्ड इनटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि क्या है, क्यू को क्या डाल दूं मैं, एन ई बाय टी, यानी कि आई क्या हो जाएगा, एन ई बाय टी। यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए भाई, कूलम बाय सेकेंड, यानी कि इसकी यूनिट क्या हो जानी चाहिए, कूलम सेकेंड इनवर्स। पर इसके लिए हम यहाँ पे एक नई यूनिट यूज करते हैं, उसको कहते हैं एम्पियर। एम्पियर यूनिट भी एक साइंटिस्ट के नाम पे रखी गई है, जो नाम तो अभी मुझे याद नहीं है, बट ठीक है याद रखो कि साइंटिस्ट के नाम पे हमने एम्पियर यूनिट रखी है। ओके, तो यहाँ पे जो है हमने देख लिया कि इलेक्ट्रिक करंट किस तरह से फ्लो कर रहा है, हम किस तरह से उसकी डायरेक्शन लेते हैं, समझ में आई। तो अब आगे देखते हैं, चलो। हम अब अपने अगले टॉपिक पे आ रहे हैं, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। दे आर बेसिकली द क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ हाउ गुड दे कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है उसे सिंपली बोल देते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और सिंपली कंडक्टर। और जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता उसको हम सिंपली बोल देते हैं नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और सिंपली अ नॉन कंडक्टर और अ इंसुलेटर। तो जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर दे, इलेक्ट्रॉन्स को पास होने दे अपने से, वो कंडक्टर, एंड विच डोंट अलाउज इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो फ्रॉम इटसेल्फ इज कॉल्ड इंसुलेटर। समझ में आई बात। इंसुलेटर क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो नहीं करने दे, कंडक्टर करने दे, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे जो दो चीजें, कुछ नई नई चीजें आती हैं वो तुम्हें यूँ समझनी चाहिए कि देयर इज वन थिंग कॉल्ड अ वैलेंस बैंड where electrons are at rest. In valence band electrons are at rest. इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है भाई, रेस्ट पे रहते हैं। अब काम ये है इनका कि इनको जाना है कंडक्शन बैंड में। So the electrons or the charge carriers that are here have to go to conduction band, and then we can say that the electricity will be conducted। ठीक है, तो बेसिक सी थ्योरी तो यही होती है कि हम इसी हिसाब से हम इनको क्लासिफाई करते हैं दैट इट इज एन इंसुलेटर और अ कंडक्टर। सो इलेक्ट्रॉन्स हैव टू गेन सम एनर्जी टू गो टू द conduction band from the valence band and to surpass a barrier this much, and if they surpass the barrier the current is flown, or we can say that the electricity has been conducted through the material. But in case of semiconductors these conduction band and valence band both overlap each other। अब ये conduction band है ना और ये valence band है, they both overlap ईच अदर। तो यहाँ क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स के लिए थोड़ा आसान हो जाता है ऊपर जाना, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो थोड़ा इजी हो जाता है। तुम्हारे लिए क्या सुकून भरा है भाई, बताओ। तुम्हें मम्मी लाके खाना दे या तुम जाके खुद बना दो, किसमें ज्यादा आराम मिलेगा, मम्मी लाके देगी उसमें ज्यादा आराम मिलेगा ना। तो इसीलिए तो जहां ज्यादा आसानी से काम हो रहा होगा हम उसी चीज को प्रेफर करेंगे ना। काम कहाँ ज्यादा आसान होता है तुम्हारा, जब मम्मी लाके खाना दे रही है। समझ में आई, खुद बनाने में तो तुम्हारे छक्के छूट जाएंगे। वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड जितना कम दूर रहेगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इजी रहेगा।
तो कंडक्टर्स क्या होते हैं बेसिकली, जनरली उनमें ओवरलैप करते हैं वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, तो हम कह देते हैं कि भैया वो इंसुलेट कंडक्टर्स है, दैट मेक्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इजी। और इंसुलेटर्स में ये काम ठीक उल्टा होता है, there is a band gap between the conduction band and the valence band, so electrons have to get more energy or the more excitation to travel to the conduction band from the valence band, which they cannot on by themselves. That's why the insulators are used in general. Insulators are used to avoid the flow of electrons or to cut off the supply of the electricity, because they don't give enough excitation for the electrons to jump to the conduction band from the वैलेंस बैंड। यहां से यहां जाने के लिए उसको ज्यादा ताकत चाहिए। क्या आसान है, अपनी डोली कूद के बाजू वाली छत पे, अपनी छत और बाजू वाली छत बराबर है तो डोली फांद के चल जाना, या बाजू वाली की छत ऊपर है तो डोली फांद के चल जाना। बताओ आसान क्या है, अपनी छत से बाजू वाली छत पे डोली फांद के चल जाना, चल जाओगे डोली फांद के। बट अगर उसका छत ऊपर है तो तुम चढ़ के जाओगे स्पाइडरमैन की तरह, नहीं जा पाओगे ना। Until unless you are Spider-Man or a freak of some kind, you can't go there, है ना, तो ज़्यादा मुश्किल रहेगा। तो that's why we use those kind of materials as insulators, or simply I can say that conductors are those which allow electrons or current to pass through. So conductors are materials that allow electrons or the current to pass through them, समझ में आई। और इंसुलेटर्स का सिंपली उल्टा, don't allow इलेक्ट्रॉन्स और करंट टू पास थ्रू देम। वो हो गया भाई इंसुलेटर्स, और जो कर दे अलाउ वो कंडक्टर्स। यही तो सिंपल सी बात है। और यहाँ पे वैलेंस बैंड का गैप बता दो, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप ईच अदर, देयर इज अ बैंड गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, समझे। तो वो चीज अभी तुम्हारे कोर्स में नहीं है, बट याद रख लो उसको, जो अभी हमने बताया कि देयर इज वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप ईच अदर, एंड वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर। दूसरा क्या हो सकता है भाई, यूज्ड फॉर फ्लो ऑफ करंट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। सर्किट में करंट फ्लो कराना है तो इनको यूज करना पड़ेगा ना, कंडक्टर्स को, इंसुलेटर्स को। यूज्ड फॉर सेफ्टी पर्पसेस, यूज्ड फॉर सेफ्टी पर्पसेस, यानी कि यहाँ क्या हो रहा है भाई, दे आर यूज्ड फॉर कंडक्शन पर्पसेस, दे आर यूज्ड फॉर सेफ्टी पर्पसेस। अब देखो सेफ्टी पर्पसेस के लिए कैसे, अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने से बाहर नहीं जाने दे रहे, तो तुमने अगर कोई बिजली का काम हो रहा है, देयर इज अ वर्क और इन प्रोग्रेस इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी, then if we use the rubber gloves, and as we know that rubber is an insulator, so it will not allow electrons to pass through it, and electrons won't reach our body, which is a medium kind of conductor, so our body won't get damaged। तो ये डैमेज से बचाने के लिए तो इंसुलेटर ही काम आएगा। ये बेसिक सा डिफरेंस है। एग्जांपल याद करो, रबर इंसुलेटर्स के, रबर, वुड, है ना, और ये सब, और कंडक्टर्स के एग्जांपल है ऑलमोस्ट ऑल द मेटल्स, कॉपर, आयरन वगैरह, एल्यूमिनियम, ये सारे गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। समझ में आई बात। नॉट ऑल द मेटल्स, जनरली आई डोंट थिंक मरकरी इज अ गुड कंडक्टर, नो मरकरी इजंट। मरकरी टेम्परेचर स्पेसिफिक होता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं, चलो गलत ना लिखें हम, कर लेते हैं हम। आयरन होता है भाई, कॉपर होता है, और क्या होता है, आयरन, कॉपर है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम भी है और सिल्वर भी है। दीज आर द
good conductors of electricity. And the fun fact, silver is the best conductor of electricity. Silver is the best. यानी कि अगर कोई रहेगा कंडक्टरों का कंडक्टर, शहंशाह का शहंशाह, समझ गया, तो वो है हमारा सिल्वर. बट स्टिल वी प्रिफर कॉपर. नाउ व्हाई कॉपर? अब देखो इसमें क्या हो रहा है. दिस इज सलमान खान, एक पिक्चर का 100 करोड़ चार्ज करता है, कमाई होती है 250 करोड़. दिस इज राजकुमार राव, एक पिक्चर का 1 करोड़ चार्ज करता है, कमाई होती है 150 करोड़ करीब करीब. अभी हो गई उसकी एक मूवी की. तो रिटर्न कहाँ ज़्यादा है भाई? यहाँ ज़्यादा है. ये सस्ता पड़ रहा है, ये फायदेमंद है, समझे, और ये फायदेमंद नहीं है. तो यहाँ पे क्या है, इसीलिए हम किसको प्रेफर करते हैं? राजकुमार राव यानी कि कॉपर को, बिकॉज इट इज अ चीपर ऑल्टरनेटिव. इट इज अ चीपर ऑल्टरनेटिव देन एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम कितना महंगा आता है चांदी का सिक्का लाने में, तो तुम्हारे घर वालों को कितना जोड़ तोड़ करना पड़ता होगा, कॉपर लाने के लिए थोड़ा करना पड़ता है. सो दैट्स व्हाई कॉपर इज यूज्ड, सो दैट कि काम ज़्यादा महंगा ना पड़े. समझ में आई बात? सो नाउ वी कम टू आवर मेन टॉपिक. और अब यहाँ से हम थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिसिटी को और गहराई से जानने की कोशिश करेंगे. नाउ इमेजिन दिस एज कि हमने डुबकी मारी थी, तो हम अभी तक सरफेस पे ही घूम रहे थे. अब हम थोड़ा डीप डाइव करेंगे और जानेंगे कि उसके अंदर और क्या क्या है. तो बेसिकली जो मेन बॉडी होती है, मेन जो सोल है ना एक किसी भी चीज का, कि जो तुम्हारे लाइट जो तुम्हारी जल रही है वो कैसे जल पा रही, इसका जो मेन सोर्स है, एक जो मेजर कंपोनेंट है, कंपोनेंट नहीं, एक बहुत बड़ी चीज है, एक बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है, एक ढांचा है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट. सो इलेक्ट्रिकल सर्किट इज व्हाट? बाय डेफिनेशन इट इज अ क्लोज्ड पाथ इन विच करंट ट्रेवल्स. क्या है भाई इलेक्ट्रिकल सर्किट? क्लोज्ड पाथ इन विच करंट ट्रेवल्स. तो इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या है भाई? अ क्लोज्ड पाथ इन विच करंट ट्रेवल्स. यानी कि कोई सा भी क्लोज्ड पाथ जिसमें करंट ट्रेवल करे उसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिकल सर्किट. उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स भी होते हैं, है ना. तो डेफिनेशन में ये भी ऐड करो, हैविंग वेरियस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स. हैविंग वेरियस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स. अब वो कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? देखो, अब एक इलेक्ट्रिक सर्किट तक हम पहुंचे, उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं. अब कंपोनेंट्स होते हैं बेसिकली वो छोटी मोटी चीजें जो भी उसमें यूज होती हैं. तो सबसे पहले तो जो चीज होती है ना, वो होती है, देखो, वायर. ये थोड़ा याद करने की चीज है, तो इसे तो तुम्हें याद ही करना पड़ेगा. वायर होता है इस तरह से, ठीक है. अब वायर को भी जो है ना, थोड़ा सा ना बताने का तरीका होता है. अगर वायर में जॉइंट है, जॉइन हो रहे हैं वायर एक दूसरे से, तो वी विल डिनोट इज लाइक दिस. ये एक डॉट लेंगे हम, तो वो जॉइंट है. लेकिन अगर वायर जॉइंट नहीं है, पर फिर भी वो एक दूसरे के पास से गुजर रहे हैं, तो वी विल डिनोट इट लाइक दिस, दैट दीज टू वायर्स आर इंटरसेक्टिंग. ये वायर इधर जा रहा है और ये वायर इधर जा रहा है, बट ये दोनों ओवरलैप, ये दोनों आपस में जॉइंट नहीं है. ये या तो उसके ऊपर से जा रहा है या उसके नीचे से जा रहा है. तो हम इस तरह इसको बताते हैं. तो ये तो है दो तरह के वायर्स जो हम यूज करते हैं भाई. लूप सिस्टम की बात है. फिर आता है एक हमारे पास बल्ब. एक चीज आती है बल्ब, मतलब वही तुम्हारा लाइट बल्ब, जनरली फॉर टेस्टिंग. उसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं. ये उसका सिंबल हो गया. और फिर तुम्हारा सेल यानी कि पावर सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट. इलेक्ट्रिकल सर्किट के पावर सोर्स क्या होता है भाई? सेल होता है या बैटरी होती है. सेल के लिए क्या करना है? एक डंडा ऐसे लगाना है. लेकिन अगर इसी की बैटरी बनानी है तो इससे थोड़े ज्यादा लगाओ, है ना. इससे थोड़े ज्यादा लगाओ और करंट जो है यहां से यहां फ्लो कर जाएगी. फिर एक चीज होती है भाई
रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज बेसिकली द इंसुलेटर, यानी कि सर्किट में हमें इंसुलेटर्स भी यूज करने पड़ेंगे ना यार सेफ्टी पर्पस के लिए, सेफ्टी इज इंपॉर्टेंट, तो सेफ्टी इज इंपॉर्टेंट, सो दैट्स व्हाई वी यूज रेजिस्टेंसेज, और रेजिस्टेंस को इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है, फिर आती है हमारे पास एक चीज जिसको हम कहते हैं की, जो कि दो तरह से आ सकती है, या तो वो की ओपन होगी या वो की क्लोज्ड होगी। तो ओपन की जो होती है वो कंडक्ट नहीं करती है, वो क्या नहीं करती भाई, दैट डजंट कंडक्ट्स, और जो क्लोज्ड की होती है वो कंडक्ट करती है। ओपन की को बताने के तरीके, या तो ओपन की को ऐसे बता दो या ओपन की को ऐसे बता दो, इधर या तो क्लोज्ड की को ऐसे बता दो या क्लोज्ड की को इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या मतलब है भाई, सर्किट ओपन है, करंट विल नॉट फ्लो बिकॉज क्लोज्ड पाथ होना चाहिए, अगर ओपन पाथ है तो करंट कहाँ फ्लो करेगा, नहीं करेगा। सो क्लोज्ड पाथ के लिए हम इस तरह से उसको डिनोट करते हैं की को। अब इसके बाद हमारे पास एक चीज और आ जाती है, मान लो ये शायद अभी तुम्हारे कोर्स में ना आए बट तुम्हें पता होना चाहिए, इंडक्टर भी एक एनर्जी स्टोरेज डिवाइस होता है दैट डजंट लाइक एक्ट्स लाइक अ बैटरी, बट अगर उसमें हम चाहें तो पावर स्टोर कर सकते हैं। तो ये होता है भाई इंडक्टर या सोलेनॉइड, जो तुम अगले चैप्टर में पढ़ोगे वो भी कुछ कुछ यही होता है, हम उसके बारे में भी देख लेंगे। और एक होता है कैपेसिटर, ये भी होता तो पावर स्टोरेज डिवाइस ही है, पर उन दोनों का फर्क तुम बाद में पढ़ोगे, अभी पढ़ाने से तुम बस कंफ्यूज हो जाओगे, इन दोनों को डिटेल में हम आगे पढ़ लेंगे, तो अभी बताने से कंफ्यूज ना हो इसलिए इतना जान लो। इसका सिंबल ऐसा है, ये बैटरी की तरह नहीं है, ये पैरेलल प्लेट्स होती हैं, दो पैरेलल प्लेट्स मिलकर बनाती हैं एक कैपेसिटर, तो इसलिए इसको जनरली ये भी बोलते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक से है और सिंबल जो तुम्हें पता होने चाहिए इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर, ताकि हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में इन्हें यूज कर सकें। क्या है ये सिंबल्स, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए भाई क्या क्या है। वायर है, जॉइंट अगर वायर है, अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट इस तरह से जा रहा है तो वो वायर ही तो कनेक्ट करेगा। अब इसका ना एक इलेक्ट्रिकल सर्किट का हम डायग्राम देख ही लेते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट का एक डायग्राम देख ही लेते हैं। तो क्या क्या एक जनरल चीज जो उसमें होनी चाहिए, एक बैटरी तो होनी चाहिए ना पावर देने के लिए, तो एक बैटरी लगा दी, बैटरी लगा दी। पावर लेने के लिए क्या होना चाहिए, एक बल्ब होना चाहिए मेरे पास, ठीक है। पावर लेने के लिए क्या है भाई, एक बल्ब होना चाहिए। अब पावर लेने के लिए एक बल्ब होना चाहिए, वो बल्ब यहाँ लगा दो, बट उस बल्ब पे करंट जाए, है ना, उस बल्ब पे करंट जाए उससे पहले उसको कम करने का थोड़ा सेफ्टी पर्पस के लिए हम एक रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं। हालांकि बल्ब का भी अपना एक रेजिस्टेंस होता है, बट हम एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। और सर्किट ऑन ऑफ करने के लिए एक स्विच, अभी तो क्या है ये ओपन की है, स्विच ओपन है, हम इसको क्लोज कर देंगे तो करंट फ्लो कर जाएगा। तो कुछ कुछ इस तरीके का एक बेसिक सा सर्किट नजर आता है ना, कुछ कुछ इस तरीके का एक बेसिक सा सर्किट। तो अभी आगे देखते हैं, अब इलेक्ट्रिकल सर्किट में ही और क्या क्या चीजें होती हैं। इसके अलावा आते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसमें से तुम्हें दो पढ़ने हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भाई क्या है, नाम से पता चल रहा है क्या करेंगे, दे विल मेजर समथिंग। अब दे विल मेजर समथिंग, दे विल मेजर व्हाट, हम क्या चीज मेजर कर सकते हैं, पावर मेजर कर सकते हैं, यस पावर मेजर कर सकते हैं, हम करंट मेजर कर सकते हैं, करंट मेजर कर सकते हैं, वोल्टेज मेजर कर सकते हैं यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ हम ये चीजें मेजर कर सकते हैं। तो इन्हीं के लिए हम कंपोनेंट्स यूज करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास आता है एक एमीटर, मीटर, एमीटर pronounce is as you want, but actual pronunciation is emitter. तो now don't pronounce it like emitter, pronounce it like not emitter but emitter, emitter नहीं emitter, emitter, ठीक है। तो इस तरह से प्रोनाउंस करो। और फिर आता है एक हमारा वोल्ट मीटर। नाउ एज द नेम वोल्ट इज इन हेयर, तो अब अगर यहाँ पे वोल्ट है
तो ये क्या होगा भैया, क्या मेजर करेगा, वोल्टेज ही मेजर कर रहा होगा। वोल्ट्स में क्या मेजर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। सो यस, इट इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। तो नाउ इफ देयर इज अ वोल्टमीटर इट विल बी यूज्ड टू मेजर अ पोटेंशियल डिफरेंस। भैया हम उसको क्यों यूज करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए। और एमीटर जो होगा वो यूज करेंगे हम टू मेजर द करंट इन द सर्किट, टू मेजर द करंट इन द सर्किट। अब ये रीडिंग्स किस में देगा भाई, वोल्ट्स में ही देगा। और ये रीडिंग किस में देगा, एमीटर है तो एम्पियर्स में ही देगा। सिंपल सी बात है, एमीटर से तो एम्पियर्स में देगा, और वोल्ट मीटर है तो वोल्टेज में या वोल्ट्स में रीडिंग देगा। तो एमीटर में जो, हाँ तो मतलब देखने दो यार। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि इनको सर्किट्स में कनेक्ट कहाँ करते हैं। अब इनके सिंबल्स भी देखो कुछ इस तरह के होते हैं। इसका सिंबल होता है कुछ नहीं, गोले के बीच में ये लिख दो। इसका सिंबल होता है भाई गोले के बीच में V लिख दो, ठीक है। गोले के बीच में ये लिख दिया, गोले के बीच में V लिख दो। अब इसको लगाते हैं कनेक्शन के साथ सीरीज में। सीरीज में मतलब ऑलमोस्ट साथ में, यानी कि अगर एक सर्किट है, ये बल्ब है, तो हम इसको लगाते हैं भाई सीरीज में। इस तरह से लगा दिया इसके साथ सीरीज में। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि एमीटर के थ्रू जब करंट जाएगी, तो एमीटर के थ्रू जो करंट जाएगी वो उस बल्ब के थ्रू भी उतनी ही जाएगी, बिकॉज सीरीज में जो कनेक्शन होते हैं उनके थ्रू करंट ऑलमोस्ट सेम जाती है। अब एमीटर का हल्का सा रेजिस्टेंस होता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, तो वो थोड़ा सा होता है, बट करंट फ्लो, द सेम करंट फ्लोज थ्रू द एंटायर सर्किट इन द सीरीज कनेक्शंस। समझ में आई। उसके बारे में हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं वैसे थोड़ा, तो थोड़ा सा तुम ऐसे चिल मार सकते हो। तो एमीटर जो है सीरीज में लगता है, और जो है करंट जो है दोनों में से सेम जाएगी। उसी तरह से वोल्ट मीटर लगता है हमारा हमेशा पैरेलल में। अब पैरेलल के लिए एक चीज हम यूज करते हैं, दैट इज इफ सर्किट इज लाइक दिस, if circuit is like this, where will I connect my voltmeter? Absolutely in parallel. I will connect my voltmeter in the parallel. अलाइनमेंट देखो, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ था, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट किया है, नेगेटिव इधर था तो इस तरफ से नेगेटिव में ही जाना चाहिए। और इस तरफ भी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इधर, तो वोल्टमीटर को पॉजिटिव में कनेक्ट किया है, क्योंकि अगर उल्टा कर दूंगा तो नेगेटिव में आ सकता है वोल्टेज, नेगेटिव में आ सकता है करंट, आ सकता है ना। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए हम इसे पॉजिटिव और नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं, ताकि हमारा काम आसान हो, कैलकुलेशन में ज़्यादा दिक्कत नहीं आए। अब होता क्या है, मान लो सपोज ये पोटेंशियल यहाँ पे A है, पोटेंशियल डिफरेंस A भी है, तो इधर पोटेंशियल A आ जाता है, इधर भी इधर पोटेंशियल B आ जाता है। अब सिंस यहाँ कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, तो हेयर ऑल्सो देयर इज पोटेंशियल A एंड हेयर इज द पोटेंशियल B, तो तीनों के अक्रॉस जो है पोटेंशियल सेम आ जाता है। तो अब मैं कहूँगा कि अगर दो चीज़ों के बीच में, दोनों नोड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम आ रहा है, देन द कनेक्शन इज इन पैरेलल। एंड इफ द पोटेंशियल इज नॉट सेम, क्योंकि यहाँ से पोटेंशियल थोड़ा सा गिरेगा, इधर पोटेंशियल क्या आएगा, इधर A है और इधर B आएगा, तो यहाँ तो B रहेगा, यहाँ A रहेगा, बट यहाँ हल्का सा गिर जाएगा, यहाँ हल्का सा गिरेगा, बिकॉज दिस विल ऑफर रेजिस्टेंस एंड दिस विल ऑफर अ माइन्यूट रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। तो यानी कि सेम पोटेंशियल डिफरेंस हो तो वो पैरेलल में माना जाएगा कनेक्शन, डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो वो कनेक्शन सीरीज में माना जाएगा। इसलिए एमीटर्स को सीरीज में लगाते हैं टू मेजर द करंट, बिकॉज इन सीरीज कनेक्शन करंट इज ऑलवेज द सेम एंड पैरेलल कनेक्शन वोल्टेज इज ऑलवेज द सेम। समझ में आई। हाँ भाई, तो इसके बाद ही हम आ जाते हैं हमारे एक और टॉपिक पे, ओम्स लॉ। अब हमारे पास क्या टॉपिक है भैया नया, ओम्स लॉ। अब देखो ओम नाम आ रहा है, बट दिस इज नॉट नेम ऑफ शिव जी, शिव जी के नाम पे हमने नहीं रखा, ओम नमः शिवाय पे नहीं है ये एक साइंटिस्ट रहे थे कोई, ओम उनके सरनेम में कहीं आता होगा नाम में या सरनेम में, तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ।
Now Ohm's law states what? It states that potential difference in a circuit is directly proportional to the current flowing through the circuit. That is, I is directly proportional to V, where I is the current and V is the voltage or the potential difference. So current is directly proportional to potential difference. Where temperature is constant. If temperature varies, things will vary. अब यहाँ पे देखो, इसके बाद क्या था, ओम्स लॉ आ गया हमारे पास, आ गया ना ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ आ गया, तो अब ओम्स लॉ में फिर हम I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V और एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेते हैं R और 1/R टुवर्ड्स द साइड ऑफ V। तो हम एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेते हैं भाई 1/R। 1/R क्या प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, इट इज कांस्टेंट फॉर सर्किट, यानी कि इसी रेशियो में जो है वो करंट और वोल्टेज इंक्रीज या डिक्रीज होंगे। तो हमारे पास क्या आ जाता है रिलेशन से, V is equal to IR. Now this is not Ohm's law. Ohm's law is what? I is directly proportional to V. If we equate them, we get a proportionality constant 1/R, where R is the resistance. R क्या है, रेजिस्टेंस है, एंड V is equal to IR. और दूसरी तरीके से इसको देखूं तो R is equal to V/I. समझ में आई है? ग्राफिकली इसको कोशिश करते हैं समझने की। Now suppose this is a circuit and we have a voltage current graph or the VI graph. So here voltage is going on V volts and current is going in amperes. Current I goes through the y axis and we on x axis we take the volts or the voltage in V volts. So now since it is directly proportional है ना V और I, तो what we get is a generally a straight line. क्या लेते हैं भाई, हमें क्या मिलती है, स्ट्रेट लाइन मिलती है। अब इस स्ट्रेट लाइन में तुम देखो कि अगर मैं इतने से हिस्से की बात करूंगा तो ये क्या है, ये क्या है, करंट होगी यार, इतने मैग्नीट्यूड की कोई करंट है, उस करंट को मान लो I कह दिया हमने। इतने मैग्नीट्यूड की कोई करंट यहाँ पे आ रही है, उसको हमने I कह दिया, और इतने मैग्नीट्यूड का कोई वोल्टेज आ रहा है या पोटेंशियल डिफरेंस, उसको हमने V कह दिया V। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं यार, ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अगर ये एंगल को मैं थीटा मानूंगा ना, तो V/I क्या हो जाता है, तो यहाँ पे V क्या है, एक्स एक्सिस है, यानी कि कुछ V वोल्टेज हो रहा हो और I कुछ करंट उसमें से फ्लो कर रही होगी। तो हमारे पास क्या आता है यहाँ पे, तुमने ट्रिग्नोमेट्री शायद शुरू ना हुई हो तुम्हारी, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो फॉर थीटा दिस इज द बेस B. If tan theta is equal to perpendicular by base, then we have the base as V and perpendicular as I, and this base and this is equal to 1/R. 1/R is what? The slope of the circuit. The slope is what? 1/R इसका slope है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है भाई, I/V is equal to 1/R और V is equal to फिर से IR। तो हम दो तरीके से समझ लिया भैया हमने, या तो ग्राफिकली कैसे, स्लोप ले लो IV ग्राफ पे, VI ग्राफ पे ले लो स्लोप। अब एक्स वाई एक्सेस बोलते हैं ना जनरली, तो V पहले बोलेंगे I बाद में बोलेंगे, तो VI ग्राफ पे हम X ले लेंगे, तो उसका जो स्लोप होगा वो क्या देगा, VI ग्राफ का स्लोप देगा रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल दे देगा, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है 1/R दे देगा ना मतलब। बट इसको हम कहते हैं कंडक्टेंस, कंडक्टेंस को डिनोट करते हैं G से। G इज इक्वल टू 1/R, वो चीज़ तुम्हारे अभी नहीं है, बट याद रखो दैट G इज कॉल्ड कंडक्टेंस और कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1/R। समझ में आई? तो हम उसको वहाँ इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, V इज इक्वल टू IR, tan थीटा ले लो परपेंडिकुलर बाय बेस, I/V इज इक्वल टू 1/R। तो हम इस तरह से काम कर सकते हैं। समझ में आई बात? चलो ये तो हो गया भाई ओम्स लॉ, यहाँ तक तो सबको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस की, यानी कि रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, कितना हम उसकी ऐसा यूनिट्स की बात करेंगे ना, हम सबके ऐसा यूनिट की बात करेंगे। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। हाउ वी गिव द रेजिस्टेंस इज R इज इक्वल टू V/I।
I, तो V is in volts and I is in ampere, so V gives resistance as volt ampere inverse or simply as ohms. This is the symbol we make after resistance. It is called ohms because ohm law से ही आता है ये। तो सिंपली सिंबल बना दो, ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बट अगर हाँ तुम लिखते हो तो यू विल राइट इट एज वोल्ट एम्पियर इनवर्स। ठीक है, अभी वोल्ट एम्पियर इनवर्स में तुम्हारा क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस आ जाएगा। रेजिस्टेंस को तुम बता दोगे ओम्स में, फिर उसकी यूनिट का। अब इसके बाद आती है एक और टर्म आती है हमारे पास, वो होती है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी जो होती रेजिस्टिविटी होती है भाई मटेरियल्स के हिसाब से डिपेंड करती है। अभी हम उसकी बात नहीं करें तो अच्छा नहीं होगा। तो मटेरियल्स के हिसाब से रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है कि रेजिस्टेंस डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के बनते हैं, तो उनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है, अपने अपने हिसाब से थोड़ा वेरिएशन करता रहता है। हर आदमी एक जैसा नहीं होता ना, तो हर मटेरियल की रेजिस्टिविटी भी एक जैसी नहीं होती। उसको हम डिनोट करते हैं रो से। किससे? रो से। रो कहते हैं इसे, क्योंकि इसे याद करने में रोना आ जाएगा तुम्हें, इसलिए इसे रो कहते हैं। ठीक है, और रेजिस्टेंस क्या होता है भाई, वो होता है रो एल बाय ए, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ रेजिस्टर एंड ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द रेजिस्टर। अब मैं रेजिस्टर जितना बड़ा लूंगा उसमें रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, एंड उसका एरिया जितना बड़ा होगा रेजिस्टेंस उसमें उतना कम होगा। यही बात है। तो यहां से मुझे क्या मिल रहा है भाई, फैक्टर्स अफेक्टिंग आर। अब रेजिस्टिविटी को ज्यादा मत सोचो, रेजिस्टिविटी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती है हर मटेरियल के अलग अलग, उससे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जिससे कि हम बता सकते हैं रेजिस्टेंस में एक्चुअली रजिस्टर में एक्चुअल रेजिस्टेंस है कितना। तो उसको इस तरह से हम बताते हैं, इस फॉर्मूला आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए और रो ले, तो वी गेट व्हाट, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल एंड आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। और अगर मैं इन दोनों को एक साथ लिखता हूं L बाय ए, तो आई मस्ट गेट अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट दैट इज रो, और रो इज द रेजिस्टिविटी और द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। और इसके लिए एक टेबल आती है, जो तुम्हें याद करनी हो तो कर लो, नहीं करनी हो तो वेल एंड गुड, मत करना, मेरी कोई इच्छा नहीं है। तो यहाँ पे तुम बता सकते हो क्या है भाई, फैक्टर्स ऑन डिपेंड ऑन व्हाट, जितना बड़ा कंडक्टर उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा और लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दोनों को एक साथ लिखेंगे तो रो विल बी देयर, दैट विल बी अ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल। एल्यूमिनियम का थोड़ा अलग होगा, रबर का थोड़ा अलग होगा, वुड का थोड़ा अलग होगा। समझ में आई ना बात? अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था, उसको लेके हम एक थोड़ी सी बात करेंगे कि दो वायर्स हैं हमारे पास, टू वायर्स हैव डिफरेंट रेजिस्टिविटी, और क्या है भाई, उनका एरिया भी डिफरेंट मान लो या लेंथ भी डिफरेंट मान लो। एक बार देख लेते हैं। दो वायर लिए, अलग अलग वायर लिए, अलग अलग आदमी थे भाई, तो अलग अलग रेजिस्टिविटी होगी, बिल्कुल होगी, बट हमने उनकी लेंथ सेम ली। वी टुक द सेम लेंथ ऑफ द वायर्स। तो अब मेरे पास क्वेश्चन है कि इज देयर एनी पॉसिबिलिटी कैन द आर बी सेम, यानी कि रेजिस्टेंस सेम हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? चलो कोशिश करते हैं यार। फॉर मटेरियल 1 अगर हम बात करें मटेरियल 1 के लिए, तो इसके लिए हम R1 बोलेंगे इसको। इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कितनी है? ρ1, क्योंकि अलग अलग है ना, तो इसको ρ1 से डिनोट कर दो। लेंथ वी टुक द सेम लेंथ, और बट क्रॉस सेक्शनल एरिया थोड़ा डिफरेंट होगा, उसको A1 बोल दो। सेकंड भी क्या है, अलग रेजिस्टेंस है अलग मटेरियल का, उसकी रेजिस्टिविटी अलग है, लेंथ उसकी सेम है और एरिया भी उसका डिफरेंट रहेगा ना, डिफरेंट। अब केस क्या कह रहा है, कैन द आर बी सेम, तो इसका मतलब यानी कि R इज इक्वल टू R1 इज इक्वल टू R2, यानी कि R1 इज इक्वल टू R2, तभी तो ये सेम रहेगा। तो करके देखो यार क्या आता है।
R1 इज इक्वल टू रो वन एल बाय ए इज इक्वल टू रो टू एल बाय ए टू दैट इज इक्वल टू R2। यही है बेसिक काम। अब इसमें देखो हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। अब मैं इनमें बस इन दो टर्म्स में बात करेंगे हम, रो वन एल अपॉन ए वन, रो टू एल अपॉन ए टू। ये क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट मटेरियल, रेजिस्टेंस ऑफ सेकंड मटेरियल विच हैव द सेम लेंथ बट डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब हम इनकी बात करेंगे तो क्या आएगा? एल से एल कैंसिल हो जाएगा, टी नहीं बन रहा है, ये कैंसिल हो रहा है। क्या हो रहा है भाई? कैंसिल हो रहा है। रो वन अपॉन रो टू विल बी व्हाट? A1 upon A2. If the ratio of the cross-sectional area is as same as the ratio of the resistivities of the materials, then we can say that the different materials of same length can have same resistance. अगर ये रेशियो बराबर आ गया तो रेजिस्टेंस भी सेम आ जाएंगे। क्या ऐसा क्वेश्चन भाई? सेम लेंथ के दो डिफरेंट मटेरियल में दो अलग अलग लोग हैं, उनकी हाइट सेम है, पर क्या उन दोनों के नीचे सेम हो सकते हैं? ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनता, फिलोसफी नहीं पढ़ रहे हम। बट अगर दो अलग अलग रेजिस्टेंसेस हैं, मटेरियल्स अलग अलग हैं, उनकी रेजिस्टिविटीज अलग अलग हैं, तो हम उनके सेम लेंथ के वायर लेते हैं, तो क्या हम उनका रेजिस्टेंस सेम रख सकते हैं? तो हम उसको कैसे देखेंगे भाई? पहले वाले के लिए रो वन एल बाय आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। दूसरे वाले के लिए रो टू एल बाय आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। और तीसरा केस क्या है? मतलब दोनों रेजिस्टेंस सेम होने चाहिए, तो हमने उन दोनों को इक्वेट कर दिया और हमारे पास एक रिलेशन क्या आया? रेशियो ऑफ रेजिस्टिविटीज इज इक्वल टू रेशियोज ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरियाज। देन वी कैन से दैट द रेजिस्टेंस विल बी सेम इफ द रेशियोज ऑफ रेजिस्टिविटी इज सेम एज द रेशियो ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरियाज। तो ये चीजें समझ में आ गई। हमने अभी देख लिया यार, क्या क्या देख लिया? इलेक्ट्रिकल सर्किट देख लिया, इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट करंट का डायरेक्शन लेते हैं कन्वेंशनली बिकॉज ऑफ द साइन कन्वेंशन, वो अलग चीज़, वो देख लिया हमने। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स किस किस तरह के होते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या बनता है, ओम्स लॉ देखा हमने कि किस तरह से रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस होता है सर्किट में, और उसको लेके कुछ छोटी मोटी बातें कर ली। अब हमें आगे के टॉपिक्स पढ़ने हैं, रेजिस्टेंस के कनेक्शन कैसे होते हैं, रेजिस्टेंसेस को और किस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, और क्या चीज़ें हम इसमें डाल सकते हैं। तो हमें ये चीज़ें भी आगे अभी पढ़नी है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में।